नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नर हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हियर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग, रीराइट देम बाय मैचिंग देम करेक्टली। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ गाइडिंग वैल्यूज दी हुई हैं, उनकी अदर साइड में उनकी मीनिंग है, उसके साथ मैच कराना है और दोबारा से लिखना है। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मैच करा के दिखा रही हूँ। चलिए, सबसे पहले वन साइड पे हमारा है सॉवरेन, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी एंड डी है सेक्युलर। अदर साइड पे है गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड फोर्थ हमारा है पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर। चलिए, सबसे पहले क्या है सॉवरेन। सॉवरेन क्या हो गया? संप्रभुता, मतलब कि प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब पावर, तो लोगों को अपने डिसीजन लेने की पावर है, तो इसको सॉवरेन को हम मैच कराएंगे पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। लोगों के पास अपने डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम पावर है, इससे हम सॉवरेन को मैच कराएंगे पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, संप्रभुता। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक को किससे मैच कराएंगे? हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, क्योंकि जहां पर रिपब्लिक होगा वहां पर क्या होगा? वहीं पर जो वहां का जो हेड होगा वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा, लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा। तो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र जो है, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट हमारा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या हो गया? बंधुत्व या भाईचारा कह सकते हैं, मतलब लोग एक दूसरे के साथ परिवार की तरह लोगों का रहना, भाई बहन की तरह ना, परिवार की तरह ना। फ्रेटर्निटी को मैच करेंगे पीपल शुड लाइव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स की तरह कहाँ रहते हैं? फैमिली में ही तो रहते हैं, तो इसलिए फ्रेटर्निटी को मैच कराएंगे हम पीपल शुड लाइव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, परिवार की तरह रहना। सेकुलर। सेकुलर क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष, मतलब जिसका कोई धर्म नहीं है। तो जो गवर्नमेंट होती है, वो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? वो धर्मनिरपेक्ष होती है, वो किसी भी वो फेवर नहीं करती किसी भी रिलीजन का। तो सेकुलर को मैच करेंगे गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, जो कि वो गवर्नमेंट जो कि किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करती, वो उसे कहेंगे हम धर्मनिरपेक्ष या फिर सेकुलर, जो कि गवर्नमेंट जो कि किसी भी रिलीजन का, किसी भी धर्म का फेवर नहीं करती। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आप इसको सही तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन November 26? प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर 26 को मनाया जाता है। आपके स्कूल में ये किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। हर जगह पे अलग अलग तरह से किया जाता है सेलिब्रेट, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें हर जगह पे चेंज रहती हैं। तो इसको कैसे आपके यहाँ सेलिब्रेट करते हैं ये आप मुझे बताओगे। कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि ये किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है बहुत जगहों पे, और क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के रेडी हो गया और इसे लागू किया गया। उसके 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब जब ये बन के रेडी हो गया था जिस दिन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था कानून दिवस के रूप में, लॉ डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन 2015 की बात करें, 26 नवंबर 2015, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम से पूरी कंट्री में इसे सेलिब्रेट कराया, मतलब पूरी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे सेलिब्रेट किया गया। किसके रूप में? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। और उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई। इस दिन सभी जगहों पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जाती है, ट्रिब्यूट किया जाता है, क्योंकि इसे बनाने में वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उन्हें इस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। और जब इस दिन स्टार्ट हुआ था यानी 2015 में, उस दिन इसे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बर्थ है वाला टाइम है वो तो 14 अप्रैल को होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन डे क्योंकि वो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान रहे उसमें के, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो उस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जब स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम में क्योंकि उस टाइम में उनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी हो रही थी, इसलिए 26 नवंबर को ही उसे उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया। इसके लिए अलग अलग स्कूलों में क्या किया जाता है या बहुत सारी जगहों पे क्या किया जाता है कि इसके लिए ट्रिब्यूट उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बहुत सारे स्कूलों में क्या किया जाता है, इस पे स्पीच होती है, इस पे लोग डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं, हर जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है। अब आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है ये आप मुझे बताओगे। आइए चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे विच इज सेलिब्रेट ऑन 26 नवंबर। अर्लियर ऑन 26 नवंबर इट वॉज सेलिब्रेट एज लॉ डे। अर्लियर फ्रॉम 26 नवंबर 2015 it was celebrated by the government of India as Constitution Day all over the country. On this day, people pay tribute to Ambedkar. In 2015, it was celebrated as the 125th birth anniversary of Ambedkar. In many places, it is organized on a large scale. बहुत सारी जगहों पे ये large scale पर सेलिब्रेट किया जाता है। If we talk about schools, स्कूल के बारे में अगर बात करें, then on that day tribute is paid to Ambedkar in schools. Speech and essay competitions are organized. People are made aware of the constitution. लोगों को अवेयर किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, हमें जानना चाहिए और जानना ज़रूरी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो किस दिन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और आपके स्कूल में इसे कैसे सेलिब्रेट करना है इसका आंसर आप मुझे दोगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया डेमोक्रेसी, हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। क्या है, हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस व्हाट मेड इंडिया डेमोक्रेसी। इंडिया के डेमोक्रेसी बनने में डिफरेंट ओपिनियंस यहाँ पर हैं, जिसके बारे में हर किसी के बारे में आपको बताना है कि आप उसे कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पर 3 ओपिनियंस आपके सामने होंगे, आपको सबके बारे में बात करनी है, सबके बारे में बताना है आप उसे कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ए की। ए है डेमोक्रेसी इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। डेमोक्रेसी इंडिया में, डेमोक्रेसी जो है वो ब्रिटिश रूलर्स की तरफ से इंडिया के लिए गिफ्ट, ठीक है। वी आर रिसीव ट्रेनिंग टू वर्क विथ रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर द ब्रिटिश रूल। डेमोक्रेसी जो कि इंडिया ब्रिटिश रूलर्स की तरफ से इंडिया के लिए गिफ्ट था, और यहाँ हमने मीन्स यहाँ पर भारतीयों से मतलब है, इंडियन से मतलब है, यहाँ हमने ब्रिटिश रूलर्स के अंडर में रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने की ट्रेनिंग पाई, काम करने का प्रशिक्षण पाया या मिला। चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसे बनाने में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत हेल्प मिली, जो कि बेस्ड था डेमोक्रेसी पे। हमारे यहाँ डिमांड क्या थी, हमारे यहाँ की डिमांड थी डेमोक्रेसी की, न तो राजशाही, न तानाशाही, न मोनार्कियल और न तो तानाशाही की डिमांड थी। हमारी डिमांड थी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की डिमांड थी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि बेस्ड था किस पे, डेमोक्रेसी से पे बेस्ड था। और जो इंडियंस थे या हम या फिर कह सकते हैं हम इंडियंस जो थे, तो ब्रिटिश रूलर्स के अंडर में रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, प्रतिनिधि विधायी संस्थानों के साथ काम करने का प्रशिक्षण दिया गया या ट्रेनिंग जो है वो मिली। While designing our constitution, we got a lot of help from British Constitution based on democracy. ठीक, the Indians also received training to work with representative legislative institutions under British rule. as क्योंकि Indian Council Act जो था, इंडियन काउंसिल एक्ट के पास होने के साथ ही बहुत सारे इंडियंस जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें, पार्लियामेंट पे, जहां पर उन्हें ज़रूरी प्रशिक्षण दिया गया, जहां पर उन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग दी गई। इसीलिए अंडर ब्रिटिश रूल
हमें रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का प्रशिक्षण दिया गया। ठीक, रूल एज विद द पासिंग ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट्स विच गेव देम रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जहां पर उन्हें जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग थी वो दी गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी इसमें है फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस, फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल ने चैलेंज किया किसे, जो कि चैलेंज किया जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, औपनिवेशिक शोषण जो था उसे, और भारतीयों को अलग अलग स्वतंत्रताओं से वंचित रखने को चुनौती दी किसने, फ्रीडम स्ट्रगल ने। फ्री इंडिया मतलब कुछ और नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक था, बल्कि लोकतंत्र। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक, फ्री इंडिया कुछ और नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है। इसे हम बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। क्योंकि सबसे पहले हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि अपने आप में इक्वलिटी का स्ट्रगल था। अब अगर लोगों को इक्वलिटी के राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल किसे था, इक्वलिटी का स्ट्रगल था। अगर लोगों को इक्वलिटी के राइट्स नहीं दिए जाते तो लोगों को क्या लगता, या फिर जो गवर्नमेंट आती, जो इंडियन गवर्नमेंट होती, वो मोनार्कियल होती, राजशाही होती या तानाशाही होती, तो इससे क्या होता, लोगों को लगता कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रगल जिसलिए हो रहे थे तो उनको क्या लगता कि ये उनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसके साथ ही वो विद्रोह भी कर सकते थे। इसलिए उनका कहना था कि फ्री इंडिया मतलब कुछ और नहीं बल्कि लोकतंत्र हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ वाज अ स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। नाउ इफ द इंडियन सिटीजन डिड नॉट got equal rights, or if the Indian government would be monarchical or dictatorial, then they would certainly feel betrayed and could also have revolted against the government। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो क्या कर देते, विद्रोह कर सकते थे। तो इसलिए जो ये स्ट्रगल थे इक्वलिटी के थे और आगे इक्वलिटी पे इसमें काम किया गया, तो इसे हम इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सी हमारा है, वी आर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस, द डिनायल डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शो द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दीज लीडर्स। देखिए यहाँ पर क्या है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस, लोकतांत्रिक दृढ़ता वाले लीडर्स थे। क्योंकि हम देखते हैं अदर न्यूली इंडिपेंडेंस नेशन, जो कि उसके हम देखते हैं कि जो नए इंडिपेंडेंट नेशंस रहे हैं, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र रहे हैं, वहाँ पर लोकतंत्र का खंडन जो है वो उनके लीडर्स की भूमिका को दिखाता है। लोकतंत्र का खंडन मीन्स या तो कहीं पे लोकतंत्र रहा हो, उसका खंडन हो गया हो, वो खत्म हो गया हो, या फिर लोगों की जो डिमांड रही हो वो लोकतंत्र की रही हो, डेमोक्रेसी की रही हो और वो पूरी ना हुई हो। अगर हम भारत की बात करें तो हम भाग्यशाली रहे इस मामले में कि हमने डेमोक्रेसी की मांग की और आगे हमें डेमोक्रेसी मिली, तो इसलिए हम भाग्यशाली हैं। और आगे अगर बात करें क्योंकि ये जो लीडर्स रहे, क्योंकि हमारे पास जो ऐसे लीडर्स रहे कि जिन्होंने भारत जो एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर कास्ट में भी हम देखते हैं डिफ्रेंशिएट है, लेकिन इतनी विविधता के बाद भी उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी, भारत को एक नेशन, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने जो यहाँ के लीडर्स रहे, डेमोक्रेटिक लीडर्स रहे, वो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी लिया। ठीक है, आइए देखते हैं। यस, वी आर इंडीड लकी टू हैव डेमोक्रेटिक लीडर्स इन सच अ chaotic टाइम। ऐसे अराजक टाइम में, कह सकते हैं chaotic टाइम, ऐसे अराजक समय में हम लकी हैं कि ऐसे अराजक टाइम में हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडर्स थे। ऐसे डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, they did a wonderful job at making India a diverse country into one democratic nation। कि हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय जब अराजकता इतनी ज़्यादा थी, चायोटिक टाइम जो था, उस टाइम में हमारे पास ऐसे नेता थे जिन्होंने डाइवर्स इंडिया,
डाइवर्स कंट्री, विविधतापूर्ण जो देश है, उसमें डेमोक्रेटिक नेशन बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, महत्वपूर्ण काम किया। मोर एवर दे हैड एम्पल, और उनके पास एक्सपीरियंस भी था किसका, ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी था। तो इसलिए हम इस पॉइंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, इस ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो हमारे पास उस समय के लीडर्स थे, उन्होंने ऐसे टाइम में डेमोक्रेसी के हमारे नेशन को डेमोक्रेटिक नेशन बनाने में हेल्प की। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वुमेन पब्लिश्ड इन 1912। बुक का नाम मैरिड वुमेन, पब्लिश कब हुई, 1912। गॉड हैज मेड द फीमेल स्पीशीज डेलिकेट एंड फ्रेगाइल बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, पिटेबली इनकेपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस, they are destined thus by God to remain in male protection of father, husband and son all their lives. Women should therefore not disappear but feel obliged that they can dedicate themselves to the service of men. Do you think the values expressed in this para reflected the values underlying our constitution or does this go against the constitutional values? देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बुक पब्लिश हुई थी 1912 में जिसका नाम था मैरिड वुमेन, जिसमें कि लिखा था कि वुमेन जो होती हैं वो फिजिकली एंड इमोशनली दोनों तरह से बहुत ही नाजुक होती, फ्रेगाइल होती, नाजुक होती हैं वो, और वो इतनी कि वो अपनी खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती, अपने डिफेंस भी नहीं कर सकती। देयर आर डेस्टिन्ड दस बाय गॉड टू रिमेन, उन्हें इस वजह से उनकी लाइफ जो है वो ईश्वर ने इस तरह से बनाई कि लाइफ टाइम वो मेल के संरक्षण में रहती हैं, जो कि उनका पति हो सकता है, उनका बेटा एंड उनके फादर उनके संरक्षण में रहना उनकी लाइफ है, जिससे उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट फील ऑब्लिग्ड दैट दे कैन डेडिकेट देमसेल्व्स, और उन्हें इसमें खुश होना चाहिए, कि इसमें संतोष करना चाहिए, और उन्हें अपनी जो लाइफ है वो क्या करना चाहिए, सर्विस ऑफ मैन की सर्विस करना चाहिए, पुरुष की सेवा करनी चाहिए। डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस पैरा, क्या आपको लगता है इस पैरा में जो बात कही गई है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो है उससे मैच करती है या फिर नहीं, या फिर ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है? चलिए बताइए। इसको पढ़ के आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि जो इस तरह की बातें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर कोई बराबर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो है उसमें क्या हर कोई बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी रीजन से आता हो, कि किसी भी रीजनल एरिया से आ रहा है, या फिर किसी भी उसका कोई भी सेक्स हो, या फिर अमीर हो, रिच है, पुअर है, किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो बात लिखी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है। द वैल्यूज एक्सप्रेस इन द अबव पैरा डू नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पैराल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स देता है एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। वुमेन हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स, वुमेन को इक्वल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, मेन के बराबर ही वुमेन को मेन के बराबर ही समझा जाता है। Rights as men in our constitution, therefore the above mentioned things are against the constitutional वैल्यूज। तो इसलिए ये जो पैरा दिया हुआ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अगेंस्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, गिव रीजन व्हाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट ट्रू। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से ट्रू है, कौन से नॉट ट्रू है, और उसका रीजन बताना है कि वो क्यों ट्रू या फिर नॉट ट्रू है। चलिए देखते हैं, इसमें ए है हमारा, द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। क्वेश्चन हमारा यहाँ स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल एंड अदर लॉज जो हैं वो उनकी अथॉरिटी सेम है, उनकी हैसियत जो है वो सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड अदर लॉज जो हैं वो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है नॉट ट्रू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो
संविधान के जो नियम होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो है नॉट ट्रू। अदर लॉज जो होते हैं वो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उसी से निकल के आते हैं, तो नॉट ट्रू बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज एट द टॉप। बी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। अब देखिए बी में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट के सरकार के जो डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं, सरकार के विभिन्न अंग जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि उनका गठन कैसे किया जाए, उन्हें फॉर्म कैसे किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सरकार के विभिन्न अंग जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स जो हैं वो किस तरह से फॉर्म किए जाए, किस तरह से उसे गठित किया जाए। तो ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि ट्रू है बिकॉज द पावर्स ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम, इट्स रोल, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि गवर्नेंस सिस्टम जो है उसके जो गवर्नेंस सिस्टम की जो पावर है और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका सब कुछ जो है वो निर्धारित होता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वो सब कुछ डिसाइडेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इटसेल्फ एंड ऑन दिस बेसिस द गवर्नेंस रूल। और इसी बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन रूल जो है उसी बेस पे क्या होती है, सरकार चलती है, उसी बेस पे शासन चलता है, उसी बेस पे शासन चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस of the various organs of government, the judiciary, the executive and the legislature। देखिए गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, जैसे कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेचर है, इन सभी के जो फंक्शन हैं उन्हें वो डिटेल में डिफाइन करता है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं वो सारे निर्धारित होते हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इसी आधार पर सरकार चलती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, जैसे अगर लोकतंत्र है जहाँ पर सभी आज़ाद हैं अपने कामों को करने के लिए, जो रूलर है कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, तानाशाही हो जाएगी। जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से चलेगी, अपने अकॉर्डिंग वो सारे काम करेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कि स्वतंत्र होते हुए भी सरकार, इंडिपेंडेंट होते हुए भी सरकार क्या होती है, वो बंधी होती किसी भी काम को करने के लिए। स्वतंत्र होने का ये मतलब नहीं वो कुछ भी फैसले लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं संविधान के जो नियम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है उनके जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उन्हें डिटेल में किस तरह से उनका गठन किया जाए, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, इसको परिभाषित करता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सी इसमें है राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि सिटीजन्स के राइट्स जो हैं वो और उनकी लिमिट जो है, सिटीजन्स के राइट एंड लिमिट एंड गवर्नमेंट के जो पावर हैं ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में लेट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये इन चीज़ों का भी उल्लेख है। तो ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और गवर्नमेंट जो है वो अपने कामों को इंडिपेंडेंट होकर करती है। लेकिन साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो उन पे कंट्रोल भी रखता है। अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे, मतलब उसके जो नियम है, उसके जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को काम करना होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन ले सकती है फ्री होके, गवर्नमेंट काम कर सकती है फ्री होके इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती, स्वतंत्र होकर काम करते हुए भी वो कंट्रोल में होती है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी हमने जो पिछले स्टेटमेंट में डिस्कस किया उस टाइम में कि गवर्नमेंट क्या है, इस तरह से निरंकुश हो जाएगी, वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो वो कोई भी फैसले लेगी और वो हो सकता है वो फैसले लोगों के हित में भी ना हो, वो तानाशाही में आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो इसीलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स
रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है अपने फैसले फ्री होकर ले सकती है, स्वतंत्र होकर ले सकती है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। इट इज ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स to the citizens of India and keeping the government independent in its work. The constitution has also kept them under control so that the powers of government remain controlled even though they are independent. तो गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है लेकिन फिर भी उस पर कंट्रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन रूल का। नेक्स्ट हम देखते हैं डी हमारा है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट अबाउट वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन के बारे में तो बात करता है बट वैल्यूज के बारे में नहीं करता। तो ये जो है ये क्या है, ये नॉट ट्रू है। क्यों नॉट ट्रू है, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन के बारे में तो बात करता है, इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटीज देता है, लेकिन वो वैल्यूज़ के बारे में भी बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन तभी इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटीज़ देता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें वैल्यूज़ होती हैं, जैसे जस्टिस की वैल्यूज़, इक्वलिटी की वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, वो वैल्यूज़ इंस्टीट्यूशंस में होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है, उसके बारे में चर्चा करता है, बट वैल्यूज़ के बारे में भी चर्चा करता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में वो वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं। It is wrong. The constitutions determines the constitution of institutions and their functions, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस एंड उनके फंक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में बात करता है। Therefore the constitution also discuss values, वो वैल्यूज के बारे में बात करता है क्योंकि जो संस्थान होते हैं उनमें वैल्यूज होती हैं, बंधुत्व की, जस्टिस की, इक्वलिटी की, ये सारी चीज़ें। बिकॉज द वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उन्हें काम ही करना होता है वैल्यूज के आधार पर, वैल्यूज के बेस पे उन्हें काम करना होता है। तो जो ये स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है बट वैल्यूज के नहीं, तो ये रॉन्ग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है और साथ ही वैल्यूज की बात, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में वो वैल्यूज होती हैं तो उसके बारे में भी बात करता है। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।